सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन वंस अगेन टू माय चैनल इजी एंड फॉर लर्निंग। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स में ये भी बताएं कि आपको कैसा लगा। और मैं बहुत खुश हूँ आप लोग का प्यार देखकर। तो इसी तरह अपना प्यार देते रहिए और मैं ऐसी वीडियोस बनाती रहूँगी। तो आज हम पढ़ेंगे एक कहानी यह भी, जिसे लिखा है मन्नू भंडारी जी ने। तो ये जो चैप्टर है ये एक तरह का आत्मकथा है, मतलब उन्होंने अपनी ज़िंदगी के बारे में बताया है और उन लोगों के बारे में विशेष रूप से समझाया है, बताया है, जो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं उनकी लाइफ में। मन्नू भंडारी जी जिन्होंने ये लिखा है उनकी लाइफ में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो लिखा है, जन्मी तो मध्य प्रदेश के भानपुरा गांव में थी, लेकिन मेरी यादों का सिलसिला शुरू होता है अजमेर के भ्रापुरी मोहल्ले के उस 2 मंजिला मकान से। तब वो बताती हैं कि वो मध्य प्रदेश के एक भानपुरा गांव है, वहाँ पे उनका जन्म हुआ था। पर उनकी जो यादों का सिलसिला है, मतलब जब वो थोड़ी बड़ी हुई, जहाँ से उन्हें अपनी ज़िंदगी के बारे में कुछ पल याद है, वो जो किस्सा है वो अजमेर में चालू हुआ। और कौन से मोहल्ले में? ब्राहपुरी मोहल्ले के उस 2 मंजिला मकान से। तो वो 2 मंजिला मकान में रहती थी और उस मकान की जो ऊपरी मंजिल थी वो उनके पिताजी, वहाँ पे उनका पूरा कब्ज़ा था, मतलब उनके पिताजी वहाँ रहते थे। और बहुत सारी उनकी पुस्तकें, पत्रिकाएं, मतलब बुक्स, पेपर्स, ये सब फैले रहते थे। और वो हमेशा ना, उनके जो पिताजी थे वो कुछ ना कुछ पढ़ते रहते थे या फिर डिक्टेशन देते रहते थे। और जो नीचे वाली फ्लोर था उसमें लेखिका अपने भाई बहनों और अपनी बेपढ़ी लिखी व्यक्तित्वहीन माँ के साथ रहती थी। अब व्यक्तित्वहीन माँ ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि वो सुबह से शाम तक लेखिका की सारी इच्छाओं को पूरा करती रहती थी, उनके भाई बहनों की सारी इच्छाओं को, और जो उनके पिताजी थे उनकी आज्ञाओं का पालन करती रहती थी। मतलब वो हमेशा सदैव तत्पर रहती थी सेवा करने के लिए, उन्होंने कभी खुद के लिए कुछ नहीं किया। और अजमेर से पहले जो उनके पिताजी थे लेखिका के, वो इंदौर में रहते थे, जहाँ वो बहुत ही रिस्पेक्टेड मैन के तौर पर देखा जाते थे। बहुत प्रतिष्ठा थी, सम्मान था, नाम था, तो वहाँ पे वो बहुत ही रिस्पेक्टेड मैन थे। और कांग्रेस के साथ साथ वे समाज सुधार के कामों से भी जुड़े हुए थे। ये अब इंदौर की बात है। शिक्षा के वे केवल उपदेश ही नहीं देते थे, बल्कि उन दिनों 8-8, 10-10 विद्यार्थियों को अपने घर रखकर पढ़ाया है। तो ये जो हमें बता रही है लेखिका, उससे यही पता चलता है कि जो उनके पिताजी थे वो पढ़ाई लिखाई का बहुत ही महत्व रखते थे और वो समाज सुधार के काम भी करते थे। और वो बस ऐसे ही बोलते नहीं थे, उन्होंने 8-8, 10-10 विद्यार्थियों को अपने घर में रखकर पढ़ाया है। और उनमें से बहुत सारे विद्यार्थी बड़े होकर बहुत ही ऊंचे ऊंचे ओहदों पर पहुँचे। ओहदों मतलब बहुत ही बड़ी बड़ी जगहों पर पहुँचे। ये उनकी खुशहाली के दिन थे। तो ये सब जो बातें हैं कि वो बहुत ही रिस्पेक्टेड मैन थे और ये सब, ये उनकी खुशी के दिन की बातें हैं। लेकिन अब एक बहुत ही बड़ा आर्थिक झटका उन्हें लग गया था। पर ऐसा है कि जो उनके पिताजी थे वो कोमल और संवेदनशील व्यक्ति थे, मतलब पेशेंस वाले व्यक्ति भी थे। पर दूसरी तरह वो क्रोधी और अहमवादी भी थे। अहमवादी मतलब वो अपनी इज्जत का बहुत ख्याल रखते थे। और ये जो सारी बातें हैं वो कहती हैं लेखिका कि इन सब बातों के बारे में तो मैंने बस सुना, पर जब मैंने खुद देखा तो इन गुणों के भग्नावशेषों को ढोते पिता थे। भग्नावशेष मतलब टूटे हुए टुकड़े। तो अब ये सारे जो उनके गुण थे पिताजी के, अब वो टूट रहे थे धीरे धीरे। और वो क्यों टूट रहे थे? एक बहुत बड़े आर्थिक झटके के कारण वे इंदौर से अजमेर आ गए थे। तो एक बहुत ही बड़ा आर्थिक झटका लगा था, मतलब पैसों का झटका, जिसमें लोगों के पैसे कम हो जाते हैं, आर्थिक झटका वही कहते हैं।
तो इसलिए उन्हें इंदौर से अजमेर शिफ्ट होना पड़ा था, जहां उन्होंने अपने अकेले के बलबूते और हौसले से अंग्रेज़ी हिंदी शब्दकोश, तो अंग्रेज़ी हिंदी शब्दकोश उनके पिताजी ने तैयार किया था। और ये जो उनने बनाया अंग्रेज़ी हिंदी शब्दकोश, इससे उन्हें बहुत ज़्यादा नाम मिला, प्रतिष्ठा मिला, पर उन्हें ज़्यादा पैसे नहीं मिले और उनकी जो आर्थिक स्थिति थी वह धीरे धीरे मतलब गिरती ही जा रही थी और उनके व्यक्तित्व के सारे सकारात्मक पहलुओं को निचोड़ना शुरू कर दिया था। तो जब इंसान के पास पैसे कम रहते हैं तो ऐसे ही वो थोड़ा निराश होने लगता है और जब स्थिति और ख़राब होने लगती है तो जो पॉजिटिव चीज़ें रहती हैं एक इंसान के अंदर वो भी कहीं ना कहीं दबना चालू हो जाती हैं। तो वही उनके पिताजी के साथ हो रहा था। सिकुड़ती आर्थिक स्थिति के कारण और अधिक फिस्फारित उनका उन्हें इस बात तक अनुमति नहीं देता था कि वे कम से कम अपने बच्चों को तो अपनी आर्थिक व्यवस्थाओं का भागीदार बनाए। तो उनके जो पिताजी थे वो बहुत ही अहमवादी थे, मतलब उन्हें अपनी इज्जत का बहुत ज़्यादा ख्याल रहता था, पर वो बहुत ही इज्जत से रहना चाह रहे थे। तो इसलिए वो ये भी नहीं करते थे कि कम से कम अपने बच्चों को तो अपनी आर्थिक स्थितियों के बारे में बताएं, अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में भी वो अपने बच्चों तक को भी नहीं बताते थे। और उनकी बहुत सारी नवाबी आदतें, अधूरी महत्वाकांक्षाएं हमेशा शीर्ष पर रहती थीं। अधूरी महत्वाकांक्षाएं मतलब अधूरी इच्छाएं, तो वो बहुत ही हमेशा नवाबों की तरह रहे हैं और उनकी बहुत सारी इच्छाएं भी थीं और वो ज़्यादातर हमेशा टॉप पर रहती थी, पर आर्थिक झटके के कारण अब वो पूरी नहीं हो पा रही थी, तो अब वो क्रोध में बदलती जा रही थी। और यह जो क्रोध था वो हमेशा माँ को कपाती थरथराती रहती थी। तो उनकी माँ पे थोड़ा बहुत गुस्सा निकलता था उनके पिताजी का। अपनों के हाथों से विश्वासघात की जाने कैसी गहरी चोटें होंगी वे जिन्होंने आंख मूंदकर सबका विश्वास करा। तो शायद उनके जो पिताजी थे उन्होंने अपनों के द्वारा ही विश्वासघात फेस किया होगा, विश्वासघात यानी धोखा, और उन लोगों से फेस किया होगा जिन पर उनके पिताजी ने आंख मूंद पर भरोसा किया था। तो बातें हैं नेक्स्ट पेज के। अब पर यह प्रेत गाथा मैं इसलिए नहीं गा रही कि मुझे उनको गौरवगान करना है। तो वो कहती हैं कि मैं अपने पिताजी के बारे में इसलिए नहीं बता रही हूँ कि मुझे उनके बारे में बताना है, उनकी मतलब अच्छाइयों बुराइयों के बारे में बताना है। वो इसलिए बता रही हैं क्योंकि वो यह देखना चाहती हैं कि उनके पिताजी की व्यक्तित्व की कौन सी जो खूबियाँ हैं और खामियाँ हैं, मतलब अच्छी चीज़ें और बुरी चीज़ें, उनमें से कौन सी चीज़ें लेखिका के व्यक्तित्व में आ गई हैं और अनजाने अनचाहे किए उनके व्यवहार ने उनके पिताजी के व्यवहार ने मेरे भीतर किन ग्रंथियों को जन्म दे दिया। ग्रंथियाँ मतलब कॉम्प्लेक्सिटीज़ को जन्म दे दिया। फिर लेखिका अपने बारे में बताती हैं, वो कहती हैं मैं काली हूँ और बचपन में दुबली और मरियल भी थी। तो वो कहती हैं कि उनके जो पिताजी थे उनको गोरा रंग बहुत अच्छा लगता था और उनसे जो बड़ी बहन थी, 2 साल बड़ी बहन, वो खूब गोरी थी, स्वस्थ थी और हंसमुख थी और उनकी उस बहन का नाम था सुशीला। और फिर हर बात में सुशीला और लेखिका की तुलना होती रहती थी। और फिर इन्हीं चीज़ों के वजह से फिर लेखिका बोलती है, क्या मेरे भीतर ऐसे गहरे हीन भाव की ग्रंथि पैदा नहीं कर दी कि नाम सम्मान और प्रतिष्ठा पाने के बावजूद आज तक मैं उससे उभर नहीं पाई। वो कहती है कि मैंने आज इतना प्रशंसा पाई है, इतना प्रतिष्ठा पाया है, इतना सम्मान मिला है मुझे, पर फिर भी बचपन में जब मेरी इतनी तुलना होती थी, बचपन में उन्हें कम साबित किया जाता था हमेशा, तो आज भी उन्हें वो बातें याद आती हैं और जब उन्हें इतना सम्मान मिल चुका है तब भी वो अपने इन भावों को नहीं छोड़ पा रही हैं। आज भी परिचय करवाते समय जब कोई कुछ विशेषता लगाकर मेरी लेखकीय उपलब्धियों का जिक्र करने लगता है तो मैं संकोच में सिमट ही नहीं जाती बल्कि गढ़ने को हो आती हूँ। वो कहती हैं कि अब तो मैं इतनी बड़ी लेखिका बन गई हूँ और जब लोग
अलग अलग तरह से मेरी लेखिकी उपलब्धियों के बारे में बताते हैं, तब भी मुझे अपने आप पर पूरा ट्रस्ट नहीं हो पाता है। वो अभी भी कहीं ना कहीं अपने मन में वही बातें लेकर बैठी हैं, और वो अपनी उपलब्धियों पर भी अभी इतना ट्रस्ट नहीं कर पा रही हैं। शायद अतेचन की किसी परत के नीचे दबी इसी हीन भावना के चलते मैं अपनी किसी भी उपलब्धि पर भरोसा नहीं कर पाती। सब कुछ मुझे तुक्का ही लगता है। तो उन्हें लगता है अपनी हर उपलब्धि के बारे में कि ये तो बस तुक्का लग गया है, उनका कोई हाथ नहीं है। तो वो बस अपनी चीज़ों पर, अपने ही सक्सेस पर उन्हें भरोसा नहीं हो रहा है। पिताजी के जिस शक्की स्वभाव पर मैं कभी भन्ना भन्ना जाती थी, आज एकाएक अपने खंडित विश्वासों की व्यथा के नीचे मुझे उनकी शक्की स्वभाव की झलकी दिखाई देती है। वो कहती है कि उनके पिताजी भी बहुत शक्की स्वभाव के थे। वो कहती हैं कि बचपन में तो मुझे ये अच्छा नहीं लगता था, पर अभी मैं ये नोटिस कर रही हूँ कि मेरे अंदर भी वही शक्की स्वभाव है अभी तक। वो कहती हैं, बहुत अपनों के हाथों विश्वासघात की गहरी व्यथा से उपजा शक, होश संभालने के बाद ही जिन पिता ने किसी न किसी बात पर हमेशा मेरी टक्कर ही चलती रहती, वे तो ना जाने कितने रूपों में मुझ में हैं। कहीं कंठाओं के रूप में, कहीं प्रतिक्रिया के रूप में, कहीं प्रतिछाया के रूप में। केवल भारी भिन्नता के आधार पर अपनी परंपरा और पीढ़ियों को नकारने वालों को क्या सचमुच इस बात का बिल्कुल एहसास नहीं होता कि उनका आसन्न अतीत किस कदर उनके भीतर जड़ जमाए बैठे रहता है। तो वो कहती हैं कि उनके जो पिताजी की क्वालिटीज़ हैं, अच्छी या बुरी, वो लेखिका में बहुत हैं और अलग अलग रूपों में हैं। और वो कहते हैं कि ये बात बहुत से लोगों को नहीं समझ में आती है कि उनके अतीत उनके भीतर जड़ जमाए बैठा रहता है, वो इतनी जल्दी नहीं जाता है। समय का प्रवाह भले ही हमें अधूरी दूसरी दिशाओं में बहाकर ले जाए, स्थितियों का दबाव भले ही हमारा रूप बदल दे, हमें पूरी तरह उससे मुक्त तो नहीं ही कर सकता। वो कहते हैं कि अगर हमारी स्थितियाँ बदल जाएं, समय बदल जाए, हम किसी और दिशा में चले जाएं, पर हम अपने अतीत से पूरी तरह मुक्त नहीं हो पाते। वो कहते हैं, अब वो अपनी माता के बारे में बात करती हैं। वो कहते हैं कि उनकी पिताजी के ठीक विपरीत थी उनकी बेपढ़ी लिखी माँ। उनके पिताजी बहुत ही पढ़ने लिखने वाले थे और उनकी जो माँ थी वो एकदम बेपढ़ी लिखी थी। धरती से कुछ ज़्यादा ही धैर्य और सहन शक्ति थी शायद उनमें। धैर्य मतलब पेशेंस, और सहन शक्ति मतलब हर चीज़ सहने की शक्ति। तो अब आप नेक्स्ट पार्ट देख सकते हैं।